हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 4th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने हमारे 3rd लेक्चर में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कैसे उसकी एप्लीकेशन होता है, कुछ उसमें जो टर्म्स होते हैं वो सब समझा हमने, और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया। तो उसका एक फर्दर पार्ट होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। बहुत से ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और उसके बेस पे कूलम्ब लॉ के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? ऑफ चार्जेस। हम चार्जेस का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आज पढ़ने वाले हैं। और आज के अंदर जितने भी चार्ज होंगे वो सारे चार्ज कौन से होंगे? पॉइंट चार्ज। यहाँ पर पहले नोट कर लो, ऑल द चार्जेस विल बी पॉइंट चार्ज, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है या कूलम्ब्स लॉ भी होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ऑल द चार्जेस विल बी पॉइंट चार्ज। इसके अंदर हम सारे चार्जेस होंगे वो पॉइंट चार्ज के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे देखो, यहाँ पर एक कोई चार्ज है, सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है, उसको मैं बोलता हूँ क्यू नॉट। सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है, उसको मैं बोलता हूँ क्यू नॉट, और यहाँ पर एक चार्ज है क्यू वन। तो मैं पूछूँ क्यू नॉट पे क्यू वन की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दोगे और बोलोगे ये फोर्स है एफ ऑन। देखो चलो सपोज इसको 1 देता हूँ और इसको मैं 2 देता हूँ, तो क्या बोलूँगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? इसके लाइन के अलॉन्ग ये एक फोर्स लगने लगेगा, बिकॉज इस चार्ज की वजह से अगर डिस्टेंस डी होगा तो यहाँ पर इस तरह से इस लाइन के दौरान ये फोर्स लगने लगेगा। मैं बोलूँ यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है, मैं बोलूँ यहाँ पर Q3 चार्ज है सपोज। अब मैं बोलूँ Q1 पे Q3 चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो आप बोलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से फोर्स बोल दो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो 1 के ऊपर से 3 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 लिख देंगे। अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज हो, तो सपोज यहाँ पर Q4 चार्ज हो, तो क्या करोगे आप? यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, और यहाँ पर एक चार्ज ड्रॉ कर दोगे F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो Q1 पे Q2 की वजह से, Q3 की वजह से और Q4 की वजह से क्या क्या फोर्सेस लग रहा है हमने मार्क कर दिया है, और इसी को कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि देखो यहाँ पर लिखता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन: द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, या नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज is equal to the vector sum of all the forces due to other charges। ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, इस चार्ज के ऊपर जो टोटल नेट फोर्स लग रहा होगा, टोटल नेट फोर्स जो भी चार्ज के ऊपर लग रहा होगा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ एफ नेट, जो भी टोटल लग रहा होगा वो तीनों चार्ज का वेक्टर सम से उसका आंसर आएगा। सपोज ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर सम मीन्स डायरेक्शन कंसीडर करके, तो एफ नेट जो होगा विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द अदर चार्जेस। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F12, इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है वो F13, और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वहाँ पर वो है F14। तो एफ नेट क्या होगा Q1 के ऊपर? एफ नेट ऑन Q1 हो जाएगा F12 वेक्टर समेशन प्लस F23 या F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 और प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स। द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द अदर चार्जेस। किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो उसके आजू बाजू जितने चार्ज हैं उन सबका वेक्टर सम निकाल के आप नेट चार्ज निकाल सकते हो कि उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो सभी इसी डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कहीं कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ नेट। वेक्टर सम में होते हैं कि एफ नेट जो हमारा आंसर आता है, देखो सब इसी डायरेक्शन में है,
तो जो हमारा फोर्स लगेगा, बिकॉज एक इधर से खींच रहा है यहाँ से, एक यहाँ से, तो नेट बॉडी कुछ यहाँ पर जाएगा, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो जाएगा हमारा एफ नेट। तो एफ नेट की वैल्यू क्या है, वेक्टर सम ऑफ F12 प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स 4, ये सबका वेक्टर सम है। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके आप लिख लो, नोट करके लिख लो। देखो यहाँ पर नोट करके क्या पॉइंट क्या है कि देखो Q2 की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है F12 और Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है F13। तो जो F12 का फोर्स है जो Q2 लगा रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो Q3 के फोर्स पर नहीं पड़ेगा। मीन्स ये सब ऐसा लग रहा है, समझ लो अलग अलग फोर्स इंडिविजुअली लगा रहे हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पे भी चार्ज है, ये Q3, यहाँ पे इसका फोर्स लग रहा होगा और Q2 का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो कुछ चेंजेस आ सकता है। ये जो Q2 का फोर्स है F12 में, F12 में कोई चेंज नहीं आएगा F13 की वजह से, या F12 में कोई चेंज नहीं आएगा F14 की वजह से। दूसरे फोर्सेज की वजह से पहले वाले फोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। F13 में कोई भी चेंज नहीं आएगा इन दोनों की वजह से, F14 में कोई भी चेंज नहीं आएगा इन दोनों की वजह से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स होगा वो तो आएगा वेक्टर सम, बट इंडिविजुअली मैं बोलूँ कि Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है F12, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा इन दोनों की फोर्स की वजह से। हाँ, F नेट का इन्फ्लुएंस चेंज होगा बिकॉज F नेट में हम तीनों चार्जेस को ऐड करेंगे, बट इंडिविजुअली जो Q2 का फोर्स रहेगा, जैसे Q2 की वैल्यू 10 न्यूटन हो तो हमेशा 10 न्यूटन ही रहेगी। दूसरे चार्ज आ जाएंगे, सपोज यहाँ पर फोर्स लग रहा है F13 और कोई भी चार्ज हो तो फोर्स हमेशा वो नहीं लगेगा, वो समझ गए। तो जो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है वो दूसरे फोर्स की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा अज्यूम करना है कि अज्यूम दैट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग इंडिविजुअली, एक ही फोर्स की वजह से दूसरे फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ वन फोर्स, या ऐसे लिख दो, द इफेक्ट ऑफ वन फोर्स, ठीक है, यहाँ पे और करके, ठीक है, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। द इफेक्ट ऑफ वन फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर फोर्सेस, बाय द इफेक्ट ऑफ अदर फोर्सेस। इसकी वजह से जितना फोर्स लग रहा है उस पर F12 है, तो दूसरा कोई फोर्स आ जाए उसकी वजह से इस पर कोई फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा। ये होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सब जितने सारे फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। और भी फोर्सेस होते हैं जो फॉलो करते हैं, बट सारे फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर, ये समझ लिया आपने, पॉइंट नोट कर लो। द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्ज। अगर सपोज यहाँ पर n फोर्स लग रहे होंगे, एक बार देख लो, ऐसे Q4 है, ऐसे ऐसे करके n है, ठीक है, और यहाँ पे Q5 का लगेगा, Q6, Q7, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, F12, F13, F14, F15, ऐसे लिखते जाओगे, उसको डॉट डॉट करके F1 और n लिखोगे। मीन्स जितने भी फोर्सेस होंगे सबका हम वेक्टर समेशन करके हम जो नेट फोर्स है उसको निकाल लेंगे। तो यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और मैंने क्या बोला अभी कि सारे फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। उसका जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अपने मैकेनिक्स तो पढ़ा ही होगा, मैकेनिक्स में भी कुछ कुछ फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बट कुछ कुछ फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन का, एग्जांपल दिखाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो फॉलो नहीं करता सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। उसका क्यों नहीं फॉलो करता, देखो सपोज यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे जो बॉक्स का वेट है 10 kg, तो नीचे जो लग रहा होगा वेट वो होगा 10 g, ठीक है, ग्रेविटेशनल। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी इक्वल टू 10 g, या 100 न्यूटन हो जाएगा। g की वैल्यू 10 ले लें तो हो जाएगा 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 100 न्यूटन। बट सपोज यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स डाल दो, ठीक है, ये एक फोर्स लग रहा था वेट, मैं यहाँ पर दूसरा कोई फोर्स डाल दूँ ऐसे। सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेट तो है 10 g फिर से, और मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, सपोज 15 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन।
तो क्या आपको लगेगा कि नॉर्मल रिएक्शन ये फोर्स के वजह से चेंज नहीं होगा? चेंज हो जाएगा, बिकॉज जितना नीचे का फोर्स लगेगा उसके अपोजिट ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो दूसरा फोर्स आ गया तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, हो जाएगा देखो 100 + 50 हो जाएगा 150 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। दूसरे फोर्सेस के आने की वजह से उसका जो नेट फोर्स है वो चेंज, देखो यहाँ पर उसका जो फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन का वो चेंज हो जा रहा है। बट यहाँ पर दूसरे फोर्सेस के आने की वजह से इंडिविजुअल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ ये है कि नेट फोर्सेस में उसका वेक्टर एडिशन होगा। नेट फोर्सेस में हम सारे फोर्सेस को कंसिडर करेंगे, बट इंडिविजुअली कोई फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स लेना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ 1-2 पॉइंट समझ लेते हैं जो मैंने कल के लेक्चर में सिखाया था आपको, कि जो फोर्स होता है तो उसका क्या आता है वैल्यू, K Q1 Q2/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, सेंटर ऑफ देयर चार्जेस। और ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, Q1 Q2 चार्जेस हैं और r इज द डिस्टेंस। और हम समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमको वेक्टर एडिशन करना है, तो वेक्टर एडिशन का कुछ कॉन्सेप्ट 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। सपोज यहाँ पर 2 फोर्सेस लगे इस तरह से 2 वेक्टर हैं, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, और ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट किस तरह से आता है, इसका रिजल्टेंट कुछ इसके बीच में से निकलता है यहाँ पर, बिकॉज ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है कुछ इस तरह से निकलता है, ठीक है। और रिजल्टेंट आर, ये आर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है, √a² + b² a² + b² + 2ab cos थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है, थीटा। तो रिजल्टेंट आर की मैग्नीट्यूड ये होता है। और अगर थीटा जो है 190 डिग्री ज़्यादा होगा तो आंसर होता है नेगेटिव। मीन्स अगर a - b करना हो हमको तो जब हमारा थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर 180 - थीटा यहाँ पर रखते हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, a² + b² + 2ab cos थीटा। इतना तो आप समझ गए होगे। तो यही कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, आपको याद रखना है। और ये एंगल फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये हम एंगल फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है, ये देखो, ये रिजल्टेंट इसके बीच में अल्फा एंगल होता है, तो tan α = होता है, देखो यहाँ पर बी वेक्टर ये है तो ये भी हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। एंगल किस तरह से फाइंड करते थे हम, देखो ये होता है b sin थीटा, ये होता है b cos थीटा। देखो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें tan α क्या हो जाएगा, b sin थीटा/a + b cos थीटा। इसका लेक्चर मैंने वेक्टर कर लिया है, क्लास 11 का सीरीज़, उसका सीरीज़ भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसको आप चाहो तो देख सकते हो। तो एंगल निकालने का ये फॉर्मूला था और रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला था। और इतना याद रखो कि हम वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में उस तरह से, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बिकॉज क्यों डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा a² + b² + 2ab बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर थीटा 0 डिग्री रख दूँ मैं, थीटा 0 डिग्री क्यों सिखा रहा हूँ इसको, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, मैं आगे इसका एप्लीकेशन करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैं थीटा यहाँ पर 0 डिग्री रख दूंगा तो हो जाएगा a² + b² + 2ab हो जाएगा। cos 0 तो 1 होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ s cos 0 = 1, इसलिए यहाँ पर 2ab हो गया। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली आ गई a + b, बिकॉज स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई a + b। मीन्स अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर एक्जेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम उसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। या तो अगर वेक्टर कोई एंगल पर होंगे तो हम उसको सेम डायरेक्शन में लाके, जैसे वेक्टर कोई एंगल पर है इस तरह से, तो हम उसको कंपोनेंट लेके सेम डायरेक्शन में, उसके बाद उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रख लो कि वेक्टर सेम डायरेक्शन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, एंगल का फॉर्मूला लिख लो, बाकी ज़्यादा काम तो नहीं आता इसका, और ये नोट कर लो इसको। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस करना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। तो उसको यहाँ से रफ करता हूँ मैं। ओके,
तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। यहाँ पर एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल क्या होगा, सपोज यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं उस पर यहाँ पर 3 चार्जेस रखे हैं, क्यू का, क्यू मैग्नीट्यूड का, क्यू मैग्नीट्यूड का, क्यू जो होता है पॉजिटिव होगा, अगर माइनस क्यू लिखूंगा तो नेगेटिव होगा। और ये सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। और जो ट्रायंगल है उसका साइड दिया है हमको ए, ट्रायंगल दिया है साइड हमको ए, और पूछा गया हमको क्वेश्चन में फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोई भी एक चार्ज पे दूसरे 2 चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड कर लो, और बाकी दोनों चार्ज पे तो वही सेम फोर्स आएगा। हम क्या करते हैं, सपोज इसको ए मार्क कर देता हूँ, ये है मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। तो हम सी पॉइंट पे फोर्स मार्क करते हैं। देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल किस डायरेक्शन में करते हैं, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर। तो ये किस तरह से रिपेल करेगा, ये कुछ इस तरह से रिपेल करेगा। इसको ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये किस तरह से रिपेल करेगा, इसको इसके लाइन के अलॉन्ग रिपेल करेगा इस तरह से, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपल्सन, ये हो जाएगा हमारा फोर्स एफ ए हो जाएगा हमारा। एफ ए क्या हो गया, फोर्स, ये ए वेक्टर के जैसे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में होगा, और बी की तरफ से फोर्स कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा कुछ। ये हमारा हो गया एफ बी, एफ ए हमारा इस डायरेक्शन में लगा, एफ बी हमारा इस डायरेक्शन में लगा। ये दोनों के चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा यहाँ पर हमने लिख दिया। तो एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो एफ ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, बिकॉज क्यू दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है चार्ज के बीच में, हो जाएगा ए स्क्वायर। तो एफ ए का मैग्नीट्यूड ये है, और एफ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ ए और एफ बी दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर एफ ए और एफ बी दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैं एफ से मार्क करता हूँ। ए बी भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, ओके। हमको क्या बोला है कि यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करो। देखो एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, और 2 फोर्स के बीच में देखो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू एफ ही है और 2 फोर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के यहाँ पर एफ नेट फाइंड कर सकते हो। एफ नेट ऑन दिस चार्ज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 हो जाएगा 1/2। कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है, √3 एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा √3f। हमारा आंसर क्या आ रहा है, √3f। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चार्ज पर नेट फोर्स हो जाएगा हमारा √3, और f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो हमने फॉर्मूला से कर दिया है यहाँ पर कि 2 चार्जेस दिए थे, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री था, तो नेट फोर्स कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा एफ नेट होगा, बिकॉज दोनों फोर्स का इन्फ्लुएंस इस तरफ है, तो नेट फोर्स कुछ बीच में से निकलता है कहीं, तो नेट फोर्स यहाँ पर आएगा एफ नेट। और एफ नेट का वैल्यू क्या है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एफ की वैल्यू थी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्मूला से कर दिया। अब आपको बिना फॉर्मूला से करना हो तो क्या, मैंने क्या सिखाया था आपको कि फोर्सेस के डायरेक्शन में देखो 2 फोर्स तो सेम ही एफ और एफ मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, तो उसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है और ये फोर्स यहाँ पर, हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट लेके कुछ इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसका कंपोनेंट लेके कुछ इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा एफ है और ये हमारा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये हमारा कोई साइड है और ये हमारा फोर्स एफ है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं cos 30। ओके, हमको फाइंड करना है क्या, हमको इसको इस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर f का कंपोनेंट लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो f का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा पहला कंपोनेंट f cos 30 हो जाएगा f
cos 30, और इस तरह से इसका कंपोनेंट लेंगे इस एफ नेट के डायरेक्शन में तो हो जाएगा f cos 30। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पर? देखो f का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूँगा तो हो जाएगा f cos 30, और f का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूँगा तो हो जाएगा f cos 30। मैंने दो फोर्सेस को ब्रेक कर लिया सेम डायरेक्शन में। मैंने इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लिया, तो कंपोनेंट अलोंग द एंगल होता है cos थीटा, ये तो मैंने सिखाया आपको। ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो अलोंग द एंगल हो जाएगा कंपोनेंट cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने दो फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में लिख दिया और डायरेक्टली ऐड कर दिया। एफ नेट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, डायरेक्टली ऐड कर दिया, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो cos 30 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? √3/2, और यहाँ पर cos 30 वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। दोनों मेथड से कर लो, देखो 2 हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू √3/2, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, तो यहाँ पर डायरेक्टली आ गया हमारा √3f। अब किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के किया, बट आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है तो हमने दो फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में ब्रेक करके हमने यहाँ पर एफ नेट निकाल लिया, जो कि आ गया √3f। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हमको किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना था। हम दूसरा करते हैं यहाँ पर इसको। देखो हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी एक ट्रायंगल है, सपोज सेम ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड सबका ए है, और यहाँ पर चार्जेस जो हैं क्यू हैं, चार्जेस जो क्यू हैं, और तीनों चार्जेस क्यों हैं? पॉजिटिव क्यों हैं? ठीक है। और हमने क्या बोला है यहाँ पर? देखो क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन नहीं है इसका। फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज एट द सेंट्रॉइड। ठीक है, ऑन अ चार्ज क्यू एट अ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर भी एक चार्ज क्यू रखा है, और हमको ये तीनों चार्जेस की वजह से उस पर फोर्स फाइंड करना है। सेंट्रॉइड यहाँ पर होता है ट्रायंगल का, आपने पढ़ा होगा। तो सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा है क्यू, हमको ये जो चार्ज है इस पर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है, ये बाकी तीन चार्जेस की वजह से। देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो देखो ये चार्ज क्या होगा? इसके बीच में हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो ये चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या लगेगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा, सपोज इसको ए पॉइंट दे दूँ, इसको बी, इसको सी, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स एफ, हो जाएगा एफ ए। और ये चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा बी, किसके डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स एफ बी। और ये चार्ज की वजह से सी की वजह से लगेगा फोर्स अलोंग द लाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स एफ सी। ठीक है, ये हमारा फोर्स एफ है, ये हमारा फोर्स एफ बी है, और ये हमारा फोर्स एफ सी है। तो इसको किस तरह से करेंगे? देखो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका साइड है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फोर्स एफ सी है, ये हमारा फोर्स एफ बी है, हमारा फोर्स एफ ए है। तो आप कभी भी सेंटर पर जो चार्ज रखा होगा उसका नेट फोर्स, मतलब ये तीनों जन का जो नेट समेशन ऑफ फोर्स आएगा वेक्टर का, वो आएगा 0। अभी याद ही रख लो कि जो अगर तीनों सिमेट्रिकल केस हो, यहाँ पर सब चार्ज क्यू हो यहाँ पर, और सेंटर पर कोई चार्ज रखा हो, तो उस पर नेट फोर्स आएगा 0। किस तरह से आएगा 0 समझते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखो, अगर ये एंगल कुछ भी हो, देखो इस सबके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, बिकॉज टोटल तो होता है 160। तो देखो यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। नेट फोर्स 0 क्यों आता है वो आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर एफ सी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा एफ बी, और ये हमारा है एफ ए। ओके, और सबके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री, बिकॉज ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। टोटल एंगल होता है 160 डिग्री, 360 डिग्री, तो सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। मैं क्या करता हूँ, इसके अपोजिट एक जस्ट एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और मैं एफ सी और एफ बी को इसके अलॉन्ग लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो सबका ए बी सी, सबका जो डिस्टेंस है, सपोज ये आर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ होगा, और एफ की वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर? इन चार्ज के बीच में डिस्टेंस आर स्क्वायर है। ठीक है, ओके, तो एफ का वैल्यू क्या होगा? आर स्क्वायर। एफ ए एफ बी एफ सी सबकी वैल्यू एफ ही है, तो यहाँ पर मैंने एफ लग दिया इसको सबको। क्यों एफ है? क्यों सबकी वैल्यू एफ है? बिकॉज सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और सबका डिस्टेंस, चार्ज पे जो डिस्टेंस है वो भी आर आर के इक्वल है, इसलिए सबका मैग्नीट्यूड आ गया सेम। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, और अगर ये 120 डिग्री होगा तो एक्जैक्टली मिड पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और हमारा फोर्स एफ है। मैं क्या करता हूँ, दोनों फोर्स को सेम डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा एफ कॉस
60, ठीक है। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कॉस 60। उसी हिसाब से इसका कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में, हो जाएगा एफ कॉस 60। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर एफ कॉस 60 होता है 1/2 प्लस एफ कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा f/2 प्लस f/2 हो जाएगा f। तो यहाँ पर इसका नेट जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है f, और यहाँ पर नीचे जो फोर्स था वो था f। तो f और f दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो f ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन मीन्स दोनों को डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा f माइनस एफ इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका जो इन्फ्लुएंस होगा फोर्स का वो ये फोर्स कैंसिल आउट कर देगा। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते हैं, बट दोनों एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया 0। तो कभी भी सिमेट्रिकल केस हो मीन्स चार्जेस सेम हो, और सिमेट्रिकल केस हो मीन्स सिमेट्रिकल कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे स्क्वायर हो गया या हेक्सागोन हो गया, ठीक है। चार्जेस पर भी ध्यान रखना कि सब चार्जेस सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सब पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव रहने चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होके चार्जेस भी याद रखना है कि चार्जेस भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा तो कहानी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर पर कोई भी सिमेट्रिकल केस हो तो सेंटर पर जो नेट फोर्स आएगा सेंटर पर, ठीक है, कोई अलग चार्जेस पर नहीं। देखो यहाँ पर लिख दो द नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ एनी पॉलीगॉन, द नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ एनी पॉलीगॉन, जो मतलब सिमेट्रिकल हो, एकदम सिमेट्रिकल हो, ठीक है। पॉलीगॉन भी होना चाहिए सिमेट्रिकल, ऑफ एनी सिमेट्रिकल पॉलीगॉन सिमेट्रिकल पॉलीगॉन इज 0। द नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ एनी सिमेट्रिकल पॉलीगॉन इज 0। कहाँ पर, सेंटर पर जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। इसका इन्फ्लुएंस से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आ गया वो 0, ठीक है। तो सेंटर पर चार्ज हो, सिमेट्रिकल केस हो तो उसका आंसर आएगा 0। तो इसको रफ करके हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि सपोज यहाँ पर एक पॉलीगॉन है, एकदम सिमेट्रिकल पॉलीगॉन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और हर जगह चार्ज क्यों रखा है यहाँ पर, ठीक है। चार्ज कितना है Q, और सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। ये सेंटर है और सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q। मैं पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ द चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करो, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज के नेट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, पहले काम करो, सबका आर वेक्टर ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब देखो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, सिमेट्रिकल पॉलीगॉन है, तो नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द चार्ज तो आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये प्लस Q चार्ज है तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे आएगा, सपोज ये A है, ये B C D E F, तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रहा उसका रिपल्सन, ये हो जाएगा मेरा फोर्स FA, और FD क्या हो जाएगा इस तरफ से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो FA जो फोर्स होगा उतना ही फोर्स FD होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो FA इक्वल टू FD हो जाएगा। उसी हिसाब से ये मेरा फोर्स हो जाएगा FF, और ये मेरा फोर्स हो जाएगा FC। उसी हिसाब से ये मेरा फोर्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा FB, और ये मेरा फोर्स जो हो जाएगा वो जाएगा FE। इसका रिपल्सन होगा तो यहाँ पर उसका फोर्स लगेगा। तो देखो इसका इन्फ्लुएंस, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, ये भी कैंसिल, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, ये भी कैंसिल, और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं तो ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये सब फोर्स, इसका इन्फ्लुएंस इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो सेंटर ऑफ द चार्ज पे वो आएगा 0। तो कोई भी सिमेट्रिकल केस हो, जैसे यहाँ पर कोई रिंग हो, सपोज यहाँ पर रिंग हो और सब पॉजिटिव चार्ज हो, हॉलो, देखो इस तरह से, तो मैं बोलूँ नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द चार्ज क्या होगा, तो देखो सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पर इस तरह से जितने बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, F1 F2 F3 F4 ऐसे करके बहुत सारे Fn तक फोर्स आएंगे, बट सबका अगर नेट समेशन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी हो जाएगा F नेट इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा रिंग। तो कोई भी सिमेट्रिकल केस होगा तो वहाँ पर जो F नेट होगा वो 0 होगा, बट याद रखना है कि चार्जेस भी वहाँ पर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अभी तक तो बेसिक कर रहे थे हम।
देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन में हम कुछ स्लाइड से वेरिएशन करते हैं। स्लाइड से वेरिएशन मीन्स यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और अगर मैं यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दूँ तो माइनस क्यू चार्ज रख दूँ और बोलूँ तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। तो सी वर्टेक्स पे जो चार्ज है उस पर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो सी पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेट फोर्स फाइंड करना होगा तो डायरेक्शन करना होगा। देखो डायरेक्शन फाइंड करना होगा, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसका फोर्स कुछ लगेगा इस तरफ से। तो मेरा जो एफ ए आ रहा है, एफ ए लगेगा इस डायरेक्शन में ले, और देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इन दोनों का भी अट्रैक्शन होगा, तो मेरा जो एफ बी लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो एफ ए इस डायरेक्शन में, एफ बी इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स निकलेगा, नेट फोर्स जो निकलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा, ये होगा मेरा एफ नेट। और एफ नेट की वैल्यू क्या है, ये वेक्टर समेशन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड जो होगा सबका 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा और साइड सबका होगा ए सपोज। तो यहाँ पर एफ ए, और देखो जो एफ ए है और एफ बी है दोनों का वैल्यू भी सेम है, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ ए लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, एफ ए इक्वल टू एफ सी या एफ बी इक्वल टू एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर किसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन किया यहाँ पर जो डायरेक्शन यहाँ पर बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी वेरिएशन में जो कुछ थोड़ा अच्छा है। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रायंगल के बजाय दूसरा कोई पॉलीगॉन लेते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं सपोज यहाँ पर स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमारा चार्ज है क्या, हमारा यहाँ पर चार्ज है क्यू, और यहाँ पे हमारा चार्ज है क्यू, और यहाँ पे हमारा चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारा चार्ज है माइनस क्यू। सपोज इसको ए दे दूँ, बी सी और डी। हमको किसी ने पूछ लिया कि नेट फोर्स फाइंड करो डी वाले चार्ज पे, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज डी, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज डी, चार्ज एट वर्टेक्स डी। ठीक है, चार्ज एट वर्टेक्स डी। तो डी वर्टेक्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमको सबसे नेट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो क्यू है ये माइनस क्यू है, तो इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा, ये मेरा फोर्स हो जाएगा एफ ए, एफ ए अपने तरफ इसको खींचेगा, एफ सी भी अपने तरफ इसको खींचेगा, तो ये मेरा फोर्स हो जाएगा एफ सी, और एफ बी भी अपने तरफ खींचेगा बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, अलॉन्ग द डायगोनल लगेगा, जो कि होगा ये हो जाएगा मेरा फोर्स, ये हो जाएगा मेरा फोर्स एफ सी। तो एफ ए यहाँ पे आ रहा है, एफ सी यहाँ पर आ रहा है, और सॉरी ये था मेरा एफ बी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा मेरा एफ बी। तो आप देखोगे यहाँ पर सबका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। देखो एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एफ ए का मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्यू का मैग्नीट्यूड ही रखना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू और क्यू को माइनस क्यू स्क्वायर नहीं लिखोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन तो पहले डिफाइन कर दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिखाता है कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, अगर पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में होता। तो माइनस प्लस जो होता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, तो हमने डायरेक्शन पहले से ही असाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों चार्ज का क्या होगा, तो ये मेरा जो एफ सी हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और मेरा एफ बी हो जाएगा, सपोज़ ये डिस्टेंस मैं आर लेता हूँ, सपोज़ अगर ये डिस्टेंस पूरा आर है तो मेरा जो एफ बी हो जाएगा, एफ बी वो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या होगी, अगर ये साइड मेरा सपोज़ ये साइड मेरा ए है, ओके, यहाँ पर जो साइड था वो ए था, ओके, सपोज़ अगर ये मेरा साइड ए है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये ए है, ये ए है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी, √2a, ओके। डायगोनल की आर की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है √2a। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एफ बी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखो हमारा जो वैल्यू आ रहा है इससे कम आ रहा है, इससे कम क्यों आ रहा है, देखो ये के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर था, कम क्यों आ रहा है, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस कम था तो फोर्स ज़्यादा था, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, तो हमने कल पढ़ा था,
ओके, अब हम इसको फाइंड करना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट होगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। एफ ए क्या है हमारा, एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल हैं, एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एफ ए इक्वल टू एफ सी, और इस दोनों को हम एफ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको, एफ प्लस एफ बी, ठीक है। एफ ए और एफ सी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो दोनों इक्वल है, तो हमने इसको एफ असाइन किया, तो ये भी हमारा एफ हो जाएगा और ये भी हमारा एफ हो जाएगा। अब इसका वेक्टर समेशन करना है। वेक्टर समेशन देखो, दोनों जो फोर्स है वो 90 डिग्री पर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो एफ और एफ का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। मैं उसको एफ आर लिखता हूँ रिजल्टेंट। एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। हमने इसको क्या लिख दिया, एफ आर लिख दिया। एफ आर की वैल्यू क्या होगी, फिर से फॉर्मूला डालो यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ क्या है, एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या है, दो फोर्स के बीच में एंगल, दो फोर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री, हो जाएगा कॉस 90। तो ये जो टर्म हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ रहा है 2f स्क्वायर, तो हमारा आ रहा है √2f। तो हमारा जो एफ आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो आ रही है √2f। √2f मीन्स आ रहा है √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारा एफ आर की वैल्यू क्या आ रही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ आर और एफ बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एफ आर और एफ बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट, क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस एफ बी। एफ आर की वैल्यू क्या है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ बी की वैल्यू क्या है हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर है। तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। कहाँ पर लिखूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या करूँगा मैं, उन दोनों कॉमन निकाल लूँगा यहाँ पर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर √2 + 1/2, √2 + 1/2। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हो जाएगा 2√2 + 1/2। ये एनसीईआरटी बेस का एग्जाम्पल था। यहाँ पर एक चार्ज रखा था -q, और हमने तीनों के बेस पे उसका फोर्स निकाल लिया। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, वो इसका और इसका तीनों का नेट फोर्स था। तीनों का हमने वेक्टर सम कर लिया, और हमारा आंसर क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2√2 + 1/2। फिर से समझा दूँ क्या किया हमने, तीन फोर्स लिया हमने, सबका जो डिस्टेंस मार्क किया। देखो यहाँ पर इसका फोर्स यहाँ पर, इसका फोर्स यहाँ पर, इसका फोर्स यहाँ पर, इसका डिस्टेंस था a, इसका डिस्टेंस था a, इसका डिस्टेंस था √2a। सबका हमने वेक्टर समेशन कर दिया। हमने पहले इन दोनों का वेक्टर सम किया जो कि आया एफ बी के डायरेक्शन में, और एफ बी और एफ आर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम डायरेक्टली उसको ऐड कर दिया यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2√2 + 1/2। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, इसको रफ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 चार्जेस + 4q, q and q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ l एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, 0, l/2 एंड l, ठीक है। एक जो स्ट्रेट लाइन है जिसका पूरा लेंथ है l, एक चार्जेस रखा है डिस्टेंस 0 पर, एक चार्जेस रखा है डिस्टेंस l/2 पर, और एक चार्ज रखा है डिस्टेंस l पर। कौन सा यहाँ पर रखा है +4q, और बीच में रखा है कैपिटल Q, और यहाँ पर क्या रखा है स्मॉल q। बोला है व्हाट शुड बी द Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, व्हाट शुड बी कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक द फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0। यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है -q, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा -2q, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर -q/2, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 4q। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोला है 3 चार्ज रखे हैं, एक 0, ये 0 है मेरा, ये l/2 है, और मेरा l है, इतना डिस्टेंस l/2 है, पूरा डिस्टेंस l है। तो बोला है कि
जो ये कैपिटल क्यू है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि नेट फोर्स ऑन द क्यू शुड बी 0। ये सब तो सेम ही फोर्सेस हैं, सेम डायरेक्शन, इसमें वेक्टर सम नहीं, इसमें डायरेक्ट सम करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 4Q है और 4Q और Q की वजह से सपोज इसको पॉइंट हम F1 बोलूँ और इसको मैं F2 बोलूँ, तो यहाँ पर 4Q की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज ये चार्ज जो है सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, तो रिपल्शन होगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स F1। अब क्या बोला यहाँ पर कि ये Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जिससे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो सोचो Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ये जो Q है, पहली बात तो ये Q होना चाहिए, Q जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अब Q नेगेटिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर Q नेगेटिव होगा, ये वाला ये कैपिटल Q जो होगा नेगेटिव होगा, तभी इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा और तभी फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो कुछ मतलब जो होता है वो इक्विलिब्रियम का केस आ सकता है कि अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका भी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दो फोर्स कभी सेम डायरेक्शन में तो 0 थोड़ी होंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो एडिशन हो जाएगा इसका फोर्स का, और दूसरा फोर्स होगा उसका एडिशन हो जाएगा, तब वो 0 नहीं होगा। तो मीन्स इसका जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए था, इसलिए जो Q शुड बी नेगेटिव। इतना तो पहले हमको पता चल गया, Q जो होगा वो होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज अगर नेगेटिव होगा तो वो अपनी तरफ उसको खींचेगा, तो नेट फोर्स जो होता है यहाँ पर 0 हो सकता है। तो पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन है उसको तो कैंसिल कर देते हैं, जो नेगेटिव वाले ऑप्शन है वो बच गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नेट फोर्स 0 करते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स किस तरह 0 करेंगे? जो इसका फोर्स लग रहा है और जो इसका फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल होने चाहिए इस पर, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। जो इधर इसका फोर्स लग रहा है इस पर और इसका फोर्स लग रहा है इस पर, ये दोनों फोर्स, ये और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। सपोज ये F2 है तो यहाँ पर लिख देता हूँ F1 शुड बी इक्वल टू F2। अगर F1 F2 के इक्वल होगा तो नेट फोर्स वहाँ पर 0 हो जाएगा। F1 की वैल्यू क्या है? Q इंटू 4Q अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारा L², बिकॉज ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है L²। F2 क्या हो जाएगा हमारा? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारा, इतना डिस्टेंस कितना होगा L/2 का, तो यहाँ पर लिखो L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये K Q और Q और ये कैंसिल, ठीक है यहाँ पर। और देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 4 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो लिखता हूँ यहाँ पर L/2 का होल स्क्वायर है तो L²/4 होगा, इस तरह से हो जाएगा L²/4 और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इस तरह से, और ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये L² कैंसिल। हमारा Q का वैल्यू क्या आ रहा है? Q का वैल्यू आ रहा है स्मॉल q के इक्वल। तो Q का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो स्मॉल q के इक्वल आ रहा है, बट Q का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो तो नेगेटिव होगा। मीन्स Q इक्वल टू नेगेटिव Q होना चाहिए, तभी जो होगा नेट फोर्स 0 होगा। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया -Q। माइनस क्यों आया? तभी ये नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो सकता है। स्ट्रेट लाइन वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि नेट Q कहाँ पर रख दूँ कि नेट फोर्स 0 होगा। देखो यहाँ पर दोनों सेम चार्जेस थे, दोनों अगर सेम चार्जेस होंगे तो बीच में जो होगा डेफिनेटली कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। बिकॉज ये चार्ज है इसको रिपेल करेगा तो बीच में नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तभी नेट फोर्स जो हो सकता है 0। तो होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब करते हैं अपना हम देखिए यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उसको भी हम एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 चार्ज दिए हैं यहाँ पर और तीनों का वैल्यू कैपिटल Q है और वो वर्टाइसिस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। ये सब पॉइंट चार्ज ही होंगे, आज के क्वेश्चन में सारे पॉइंट चार्ज ही होने वाले हैं। और 4 चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। एक स्मॉल q है जो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल बोला है इफ द चार्जेस रिमेन स्टेशनरी देन q इज। अगर ये चार्जेस स्टेशनरी हैं तो जो q की वैल्यू होगी स्मॉल q की, उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर ये चार्जेस स्टेशनरी रह रहे हैं, ठीक है, ये जो चार्जेस हैं मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो 0 लिख देते हैं। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तभी वो चार्ज होगा स्टेशनरी होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये Q की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सन होगा। सपोज ये A पॉइंट है मेरा, ये मेरा B पॉइंट है और मेरा C पॉइंट है, तो जो मेरा F होगा कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और मेरा FB लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मेरा FA लग रहा है इस डायरेक्शन में, FB लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो नेट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अगर B सोचो, अगर B पॉजिटिव होगा, अगर B पॉजिटिव हुआ, देखो FA और FB का नेट आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है,
बिकॉज क्योंकि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो कुछ एग्जैक्टली दोनों अगर 60 डिग्री है तो एग्जैक्टली 30 डिग्री पर आएगा वो जो एफ नेट होगा, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। अभी हमारा ये इसका लिखना बाकी है। सोचो अगर ये जो होगा पॉजिटिव होगा तो इन दोनों का रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन मीन्स कुछ फोर्स यहाँ पर जाएगा, तो अगर फोर्स यहाँ पर जाएगा, इसका भी फोर्स अगर यहाँ पर चला जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं पाएगा। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये फोर्स और यहाँ पर कुछ अपोजिट फोर्स लग रहा हो, दोनों इक्वल हो जाए तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका भी कुछ इस तरफ जाएगा तो दोनों एडिशन हो जाएगा तो कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में, तभी हम कुछ करके यहाँ पर इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वेट कर देंगे, तभी जो होगा हमारा नेट फोर्स वो जीरो होगा। कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पर फॉर्मूला तो हम लगा देंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि नेट फोर्स हमको जीरो करना है। तो अगर दो फोर्स का नेट फोर्स यहाँ पे आ रहा है एफ नेट, जो तीसरा फोर्स होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर लिख दो इट शुड बी द चार्जेस, ओके। पहला तो लिख दिया हमने चार्ज इज नेगेटिव, ये हमने पॉइंट लिख दिया। हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से लिख दिया कि जो चार्ज होगा हमारा नेगेटिव होगा। अब उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एफ नेट यहाँ पर है, तो सपोज ये हमारा इसको मैं डी दे दूँ तो हमारा जो फोर्स लग रहा है एफ डी, तो अगर देखो यहाँ पर एफ डी इक्वल टू एफ नेट, ये एफ नेट क्या होगा, चार्ज ड्यू टू मतलब इन दोनों की वजह से जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, इसको एफ आर लिख देता हूँ, ठीक है, एफ आर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो एफ डी इक्वल टू एफ आर हो जाएगा, तभी जो हमारा नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसका रेडियस सपोज ए ले लो, बिकॉज ए लोगे उससे तो कुछ वेरिएशन आने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एफ ए लिखते हैं, ठीक है। तो एफ ए क्या होगा हमारा, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर, तो के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है चार्जेस बीच में ये स्क्वायर है। और मेरा एफ बी क्या हो गया यहाँ पर, एफ बी भी सेम हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक है, इक्वल टू एफ ले लेता हूँ, एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी। क्यों, बिकॉज इसका भी चार्ज जो है कैपिटल क्यू है और डिस्टेंस जो है ए, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ है, तो यहाँ पर वो आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और एफ डी क्या होगा मेरा, यहाँ पर लिखता हूँ एफ डी फोर्स, स्मॉल चार्ज क्यू की वजह से फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर, के स्मॉल चार्ज क्यू कैपिटल चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगा। सपोज ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं आर लेता हूँ, अगर डिस्टेंस को मैंने आर ले लिया तो फोर्स हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इतना पॉइंट आप समझ गए। तो क्या करता हूँ मैं, अब रिजल्टेंट फाइंड करता हूँ एफ ए और एफ बी का। देखो दोनों के बीच में जो फोर्स एंगल है वो 60 डिग्री है, तो या फॉर्मूला से आप डायरेक्टली कंपोनेंट लेके दोनों से आप फाइंड कर सकते हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो आता है सिंपली √3f। हमने बहुत से क्वेश्चन में कर लिया आगे कि यहाँ पर जो एफ आर होगा वो आ जाएगा, एफ आर हो जाएगा वो आ जाएगा √3f, तो √3 के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर। कैसे आता है अभी समझ लोगे आप कि करोगे एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60, तो यहाँ पर वही वापस आ जाएगा कि एफ आर जो हो जाएगा वो है √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब फाइंड करना है हमको एफ डी में हमको आर की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम समझते हैं आर की वैल्यू हमको नहीं पता, तो आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है हमारा आर, ये है हमारा आर, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर, ये बिकॉज सेंट्रॉइड है तो परपेंडिकुलर लाइन दोनों की इक्वली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर ये पूरा ए है तो ये मेरा हो जाएगा a/2, अगर ये पूरा ए है तो मेरा हो जाएगा a/2, और ये मेरा हो जाएगा r, और पूरा एंगल 60 डिग्री था, लाइन होता है एक्जैक्टली 30 डिग्री पर, तो ये मेरा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इतना समझ पड़ा आपको। देखो ये पूरा ए था, जो सेंट्रॉइड होता है अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप लें तो दोनों साइड को इक्वली डिवाइड करेगा। तो मेरा हो गया a/2 और ये मेरा r है, हमको r फाइंड करना है। r फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, cos का, बिकॉज cos इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो cos 30 इक्वल टू एडजेसेंट क्या है मेरा a/2 और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा r। इतना समझ पड़ा, एडजेसेंट a/2 और हाइपोटेन्यूस है r। तो cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 इक्वल टू a/2r। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू a/√3। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, r इक्वल टू a/√3। समझ पड़ा इसको। मैंने यहाँ पर एक्जैक्टली 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ किया, बिकॉज ये लाइन एक्जैक्टली 30 डिग्री पर है।
ये r होगा तो ये हो जाएगा a/2 cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया तो r को मैंने a के टर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर मेरा एफ डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ पड़ गया। तो यहाँ पर मेरा एफ डी हो जाएगा k स्मॉल क्यू इंटू क्यू अपॉन a/√3 का होल स्क्वायर, a/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्मॉल क्यू इंटू क्यू और 3 ऊपर चला जाएगा 3k³ अपॉन स्मॉल क्यू इंटू a/√3 का होल स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा a स्क्वायर। तो मेरा एफ डी है 3k³ अपॉन a स्क्वायर और मेरा एफ आर है √3k³ अपॉन a स्क्वायर। अब दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमारा जो होगा वो क्यू का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोनों को इक्वेट कर दो, एफ डी इक्वल टू एफ आर। एफ डी क्या है मेरा, एफ डी है 3k स्मॉल क्यू इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर और एफ आर क्या है मेरा, एफ आर है √3k³ स्क्वायर और √3k³ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये k से ये k कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो आ रहा है 3q इक्वल टू √3q। हमको ऑप्शन में किस तरह से दिया है, तो हमको स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्मॉल q हो जाएगा √3 अपॉन 3q, √3 से ये √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा q की वैल्यू क्या आ रही है, q/√3। बट आपको q/√3 में टिक नहीं करना है, आपको किस में टिक करना है, -q/√3, बिकॉज जो चार्ज होगा हमारा नेगेटिव होगा, वो तो हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया उसका डायरेक्शन से। तो हमारा क्या आएगा आंसर, -q/√3 मीन्स अपना हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। डी ऑप्शन गलती से भी टिक मत करना, नहीं तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। पहले आपको देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा चार्ज का। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो कुछ इस तरफ उसका आता, ठीक है, चार्ज नेगेटिव था इसलिए फोर्स इस तरफ आया और नेट फोर्स इक्वल टू हम 0 कर पाए। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लेक्चर एक काम करता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क में। मैंने सोचा पहले इसको करा दूँ, बट आप उसको ट्राई करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अगर आपने लेक्चर में समझा होगा तो क्वेश्चन कुछ भी ज़रा सा भी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ज़रा सा भी हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर हमारा चार्ज क्यू है और यहाँ पर हमारा चार्ज क्यू है और यहाँ पर है हमारा चार्ज नेगेटिव क्यू, ठीक है। हमारा यहाँ पर चार्ज क्या है, नेगेटिव क्यू, और बीच में हमारा चार्ज है यहाँ पर जो होगा वो कैपिटल क्यू हो जाएगा। फिर से हमारा सेम क्वेश्चन है, हमारा तीनों चार्ज यहाँ पर क्यू 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 है और यहाँ पर चार्ज होगा वो नेगेटिव क्यू है। तो फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरा फाइंड, चलो यहाँ पर एक लिखता हूँ इस तरह से रफ करके। आप इसका जो आंसर होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q and Q so that all the charges are stationary, ठीक है। तो जनाब जो मैंने पिछले क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन की तरह आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। इसका साइड में दे देता हूँ, सपोज ए, मैंने साइड दे दिया, सपोज ए दे दिया मैंने। तो फिर से आप उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या करोगे, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कि ये चार्ज की वजह से देखो ये हम डायगोनली फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा एफ ए, ये बी, ये सी और ये डी हो जाएगा। इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इससे अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ओके। तो इसका फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा तो इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा तो इसका फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो बाद में इन दोनों ये चार्ज को क्या रखूँ कि इन दोनों बीच में नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आप समझना कि इसको पॉजिटिव रखूँ कि नेगेटिव रखूँ। आप जैसे मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में उसी तरह से इसको ट्राई करना और इसका जो आंसर है मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में सुपरपोजिशन के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट था हमने कर लिया। तो इसके बेस पे आप अच्छी अच्छी किताबों में से अच्छा क्वेश्चन करें, या तो इसका आप क्वेश्चन है एप्लीकेशन में से भी कर सकते हैं। जो मेरे सर का है, चंद्रेश वाघेला सर का, उनका एप्लीकेशन है सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल, उसके अंदर भी आप इसके रिलेटेड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रिलेटेड आप वहाँ पर क्लिक करें और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो होप करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ाई करते रहें।